प्यारे बच्चों, आज हम अ, व्याकरण करेंगे। और बच्चों, व्याकरण एक रुचिकर सब्जेक्ट होता है जिसे हम देखकर हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। मेरा नाम रितु पारिक है और मैं आपको आज हिंदी व्याकरण कराऊंगी। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में हम पहला पाठ भाषा और व्याकरण करेंगे। तो बच्चों, भाषा क्या होती है? भाषा होती है जिसमें हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को हम समझते हैं। मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। तो बच्चों देखिए, ये जो घर है, ये जो घर किससे बनता है? घर हमारे चारों तरफ जो दीवार है उनसे बनता है। और दीवारें किससे बनती है? दीवारें ईंटों से बनती है। एक ईंट के ऊपर ईंट रखने से दीवार बनती है, उसी तरह भाषा भी वैसे ही बनती है। तो देखिए, चलो बच्चों, हम भाषा करते हैं क्योंकि भाषा को समझने और प्रयोग करने लगे हैं। अब आप, जैसे कि हम छोटे थे तो हम भाषा को टुटू अक्षर में बोलते थे, तो अब हम क्या है, अब हम भाषा बोलने लगे। जैसे कि हम वाक्य पूरा बोलते हैं कि हमें खाना खाना है, हमें खेलना है, हमें बाजार जाना है। तो ये होती है भाषा। अब आप भाषा को समझने और प्रयोग करने लगे हो। अब आप शब्दों को ठीक तरह से बोल और लिख लेते हो। जब आपसे कोई कुछ कहता है तो आप उसकी बात को समझ लेते हो, और जब आप शब्दों के अर्थ समझने लगे हो तो लिखी गई बात को भी आप ठीक तरीके से पढ़ लेते हो। आइए आपके भाषा ज्ञान को आगे के मार्ग पर ले चलते हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें बताया गया है कि आप भाषा को समझने और प्रयोग करने लगे हैं। मतलब कि जब आप जो वाक्य है आप उनको बोलते, जब भी आपके सामने कोई कुछ बोलता है तो आप उसको समझ भी जाते हैं और उसको अर्थ को भी समझते हैं। शब्दों के अर्थ भी आप समझने लगे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, भाषा ज्ञान है, आप जो हमें शब्दों को हम समझते हैं उनको हम लिखकर भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, आगे हम इसको और आगे आपको भाषा ज्ञान को आगे मार्ग पर लेके चलते हैं। आपको हम अपनी बात दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं, वही दूसरों की बात को हम सुनकर या पढ़कर भी समझते हैं। तो देखिए बच्चों, हम अपनी बात को दूसरों तक बोलकर, जैसे कि मैं अपनी बात आपको हिंदी व्याकरण सिखा रही हूँ, तो मैं अपनी बात आपको बोलकर और लिखकर समझा रही हूँ, और आप क्या कर रहे हैं, आप मेरी बात को सुनकर और समझ रहे हैं। तो वो क्या है बच्चों, वो भी एक भाषा है। अब आगे देखिए, ये एक भाषा है कि हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं और दूसरों को सुनकर या पढ़कर भी समझते हैं। तो ये क्या होती है, भाषा होती है। जैसे देखिए, तुम चित्रों को, इस बात को तुम चित्रों की सहायता से भी समझ सकते हो। जैसे कि पहला, ये जो अध्यापक है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो अध्यापक हमें समझा रहा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो वो क्या है, बोलकर हमें समझा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसे सुनकर समझ रहे हैं। अब मेरा नाम बसंत है, ये जो दो दोस्त हैं ये मित्रता कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, तो ये अपना परिचय दे रहे हैं। एक कह रहा है मेरा नाम बसंत है, तो ये भी क्या है, ये बोलकर उसे अपने विचार बता रहा है। आगे ये लड़की है, ये लिखकर अपनी जो बात है वो हमें समझा रही है, क्योंकि ये लिख रही है इसलिए ये लिखकर अपनी बात को समझा रही है। अध्यापिका है, अध्यापिका भी लिखकर हमें अपनी बात को समझा रही है। तो ये लिखित भाषा हो गई। और ये जो लड़का है, ये टीवी देखकर अपनी बात को, जो टीवी में जो चलचित्र चल रहे हैं उनको सुन रहा है, सुनकर उस बात को वो समझ रहा है। आगे ये जो लड़का है, ये लड़का पढ़कर, ये क्या कर रहा है, ये पढ़कर अपनी बात को दूसरों को समझा रहा है। तो इस तरीके से बच्चों देखिए कि ऊपर के चित्रों में कुछ लोग अपनी बात को बोलकर समझा रहे हैं और कुछ लिखकर, वही कुछ लोग बात को क्या कर रहे हैं, सुनकर समझ रहे हैं। जैसे कि हमने इस तस्वीर में देखा था, देखिए कि कुछ तो लिख रहे हैं, लिखकर हमें समझा रहे हैं, कुछ बोलकर समझा रहे हैं और कुछ देखकर समझ रहे हैं। तो ये सब क्या है बच्चों, ये भाषा है। तो इसकी परिभाषा ये हुई, हम अपने भाव, ये हमें क्या करना है, सबसे पहले तो याद करना है। इसको हमें याद करो ये आप, कि हम अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के लिए एक साधन का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने जो भाव हैं उनको बोलकर या लिखकर एक साधन का प्रयोग करते हैं। यही साधन भाषा कहलाता है।
जब हम अपनी बात को बोलकर कहते हैं तो वो क्या हो जाता है, मौखिक रूप हो जाता है। और जब हम अपनी बात को मौखिक रूप का मतलब मुख से निकला और कान तक पहुंचा। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक मौखिक भाषा का उपयोग कर रही हूँ, क्योंकि मैं मुंह से बोल रही हूँ और वो आपके कानों तक पहुंच रहा है। तो ये हो गई मौखिक भाषा। जब हम अपनी बात को लिखकर समझाते हैं तो भाषा का लिखित भाषा कहलाती है। और इस तरह भाषा के देखिए, जब हम अपनी बात को लिखकर समझाते हैं तो ये भाषा का लिखित रूप है। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ लिखा कि मेरा नाम सोहन है। तो बच्चों, मैंने लिखा मेरा नाम सोहन है, तो ये क्या है, लिखित भाषा है। मैं इसको लिखकर आपको बता रही हूँ कि मेरा नाम सोहन है, तो ये लिखित भाषा हो गई। इस तरह भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ये हमने पिछली कक्षा में भी किया था कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। देखिए, हमारा भारत एक विशाल देश है। जो हमारा भारत है वो बहुत बड़ा है और वहाँ प्रत्येक राज्य और प्रांत की अपनी अपनी भाषाएं और बोलियां हैं। तो हमारे राज्य में अनेक प्रांत हैं, अनेक राज्य हैं, उनमें अपनी अपनी भाषाएं बोली जाती है। तो एक राज्य में दूसरे राज्य की भाषा बोली भी और प्यार से, आदर से बोली जाती है। तो एक राज्य में दूसरे राज्य की भाषा को भी बड़े प्यार से और आदर से बोला जाता है। सच तो ये है कि भाषा किसी की भी निजी संपत्ति नहीं है। मतलब कि ये जो भाषा है ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इसे सब अपनी भाषा की, हमें हमारे देश में आजादी है, हम कोई भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। ये केवल विचार प्रकट करने का माध्यम है। फिर भी अपनी भाषा से विशेष प्यार होना कोई बुरी बात नहीं है। फिर भी हमें अपनी भाषा से विशेष प्यार करना भी बुरी बात नहीं है। जैसे हमें हिंदी ज्यादा पसंद है तो हिंदी हमें प्यारी लगती है, किसी को अंग्रेजी प्यारी लगती है, किसी को मराठी। तो सब अपनी भाषा को आदर और प्यार से बोलते हैं। आइए हम देश की सैर करते हुए वहाँ की भाषाएं जाने। देखिए, चलिए मैं आपको एक नक्शा दिखाती हूँ। उस नक्शे में देश की भाषाओं के बारे में है और देश के बारे में। देखिए, ये नक्शा है। इस नक्शे में आपको पूरे देश की भाषाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, राज्य और भाषा, जम्मू कश्मीर में उर्दू और कश्मीरी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, गोवा में कोंकण, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में मलयालम, उड़ीसा में उड़िया और पश्चिमी बंगाल में बंगाली। तो बच्चों, ये भाषाएं हैं, ये भाषाएं आपको ये भी याद करनी है। ये जो भाषा है ये आपको याद करनी है। इसको कहां से याद करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, आंध्र प्रदेश में मलयालम। तो बच्चों, ये भाषाएं बोली जाती है, ये आपको याद करनी है। आगे है कि हिंदी सारे देश की भाषा है, ये पूरे भारत में बोली और समझी जाती है। जो हिंदी है ये सारे भारत की, हमारा जो भारत देश है उसमें बोली जाती है, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा भी दिया जाता है। ये हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है। बच्चों, ध्यान रखना आप कि प्रत्येक भाषा को बोलने लिखने के लिए अपने नियम और मर्यादाएं होती है, कि हम जो भी भाषा बोलते हैं उसके कुछ नियम और कुछ मर्यादाएं होती है। इन नियम मर्यादाओं की जानकारी उस भाषा के व्याकरण देता है। और ये हमें कौन देता है, ये हमें व्याकरण देता है। उस नियम, किसी भी भाषा की अपनी नियम और मर्यादाएं होती है और उन भाषाओं को कौन देता है, सिखाता है, हमें व्याकरण सिखाता है। इसलिए भाषा के अच्छे ज्ञान के लिए हमें व्याकरण की अच्छी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें भाषा सीखनी है तो उससे पहले हमें व्याकरण की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, मीनू ने बोर्ड पर एक शब्द लिखा, आशीर्वाद। मीनू ने क्या लिखा, आशीर्वाद। क्या ये सही है या नहीं, तो आप बताएंगे क्या ये शब्द आशीर्वाद लिखा हुआ सही है या नहीं। तो न, ये कोई शब्द नहीं होता, ये कोई शब्द नहीं होता। मीनू को व्याकरण की जानकारी नहीं है कि आशीर्वाद कोई शब्द नहीं होता है। मीनू को व्याकरण की जानकारी नहीं है।
अब वासु ने लिखा आशीर्वाद। अब वासु ने क्या लिखा? आशीर्वाद। तो देखिए, हाँ ये सही है, हाँ ये सही है। सही गलत का ज्ञान किसने कराया? व्याकरण ने। सही गलत का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण। क्या ये मीनू ने एक शब्द लिखा, बोर्ड पर एक शब्द लिखा कि आशीर्वाद, तो मीनू ने बोर्ड पर एक शब्द लिखा। ये जरूर थोड़ी मीनू ने बोर्ड पे लिखा हो, मीनू कहीं पर भी लिख सकती थी। तो अगर ये ऐसे लिखता कि अब वासु ने लिखा, सीधा लिखते वासु ने लिखा आशीर्वाद, तो ये गलत का ज्ञान किसने कराया? हमें व्याकरण ने कराया। धन्यवाद व्याकरण है, धन्यवाद भी क्या है? व्याकरण है। हम भाषा को बोलते हैं तो ध्वनियां निकलती है। देखिए बच्चों, जब हम भाषा को बोलते हैं तो क्या निकलती है? कुछ ध्वनियां निकलती है। इन ध्वनियों को कैसे लिखे हम? तो देखो, बोली गई ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह दिए गए हैं। ये चिन्ह उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जो ध्वनियां निकलती है, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की क्या होती है? आवश्यकता दिए गए आवश्यकता होती है। जब लिखने के लिए कुछ जो निश्चित चिन्ह दिए गए हैं और ये चिन्ह उस भाषा की क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। अर्थात भाषा को लिखित लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को लिखित लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। आइए हम इस लिपि के बारे में भी जानते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इस लिपि को हमें क्या करना है? याद करना है। अगर हम याद करते हैं तो हमें अभ्यास कार्य बहुत ही आसानी से आएगा। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। कुछ भाषाओं की लिपियां हम बताते हैं। देखो, भाषा ये है और लिपि है। हिंदी की भाषा है देवनागरी लिपि है। संस्कृत और इसकी लिपि है देवनागरी। और अंग्रेजी की लिपि है रोमन। उर्दू की लिपि फारसी और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। वापस सुनिए, हिंदी की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने आज भाषाएं करी है। चलिए हम इसको एक बार दोहराई कर लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा अपने विचारों को एक दूसरे को हम जो आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो देखिए, भाषा कौन सी होती है? जम्मू कश्मीर में उर्दू, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। और भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जो हम लिखकर समझते हैं वो होती है लिखित, और जो हम मुख से बोलते हैं, हमारे कानों तक पहुंचती है, वो होती है मौखिक। और हमें शुद्ध बोलना, लिखना, समझना और पढ़ना कौन सिखाता है? व्याकरण। इसलिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। आज बच्चों हम इतना ही करेंगे। कल हम इसके अभ्यास करेंगे। आप इस बात को पढ़िएगा और साथ में इसमें जो मैंने आपको याद करने को दिया है वो याद कीजिएगा। धन्यवाद।